बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास केमिस्ट्री ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड 2025 लेटेस्ट सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया, जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके चैप्टर नंबर 1 की आज हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज देखें। चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग वन शॉर्ट वीडियो के अंदर सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है और इसकी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs, जो कि 10 हैं, और इसी के साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 10 है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि 5 हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है MCQs को। इससे पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ सब्सक्राइब करो, सारे मिलकर सब्सक्राइब करो। कोई एक भी बंदा ना रहे जो सब्सक्राइब ना करे और उसके साथ कमेंट ना करे, बड़ा मजा आने वाला है। तो आज के दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन क्वेश्चन यानी कि पहला MCQ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कि मास कंजर्व रहता है। इंग्लिश में कंजर्व का मतलब होता है वैसे का वैसा ही रहना। इसका मतलब यह है कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो कभी चेंज नहीं होता। यानी कि मास जो है वो कंजर्व रहता है। ये नहीं है कि 5 किलो मास है तो मैंने उसे गायब कर दिया। वो तो जिन नहीं हो, भूत नहीं हो, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो चेंज हो सकता है लेकिन वो कभी भी हमारे पास गायब नहीं हो सकता। यानी कि वो कंजर्व रहेगा, दुनिया में ही रहेगा, कहीं पर गायब नहीं हो सकता। वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन वो कभी भी गायब नहीं हो सकता। जिन नहीं हो जो तुम उसको गायब कर दोगे। ओके, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन है हमारे पास पार्ट नंबर 2 उसका, यानी कि दूसरा MCQ है, व्हाट डज द पीयर रिव्यू प्रोसेस इंश्योर इन साइंटिफिक रिसर्च। पीयर रिव्यू प्रोसेस, पीयर रिव्यू का मतलब होता है जो आपके साथी हैं, दोस्त है, उसको रिव्यू करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फायदा है एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स। यानी कि जो आप चीज़ों ने फाइंड किया, आप साइंसदान हो, आपने कोई चीज़ निकाली, आप झूठ तो नहीं बोलोगे ना, ओए मुझे ये मिल गया, मैंने गाड़ी जो है वो हवा पे चलानी शुरू कर दी। अगले साइंटिस्ट उसको रिव्यू करेंगे। पीयर का मतलब आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके साथ काम करने वाले उसको रिव्यू करेंगे। वो देखेंगे कि वाकई तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम्हारी रीडिंग एक्यूरेट है और क्या तुम्हारी चीज़ों की वैलिडिटी है, तुम्हारी फाइंडिंग्स की, जो तुमने फाइंडिंग्स निकाली हैं, तुमने चीज़ें मालूम की, उसकी वैलिडिटी है, क्या वो वाकई सच है या ऐसी बढ़ के मार रहे हो तुम। समझ गया? ये दूसरा MCQ था। तीसरा MCQ है 80th सेंचुरी केमिकल पैराडिम। ठीक है, 80th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन 80th सेंचुरी केमिकल पैराडिम। केमिकल पैराडिम कौन सा था? तो वो था फ्लोजिस्टन। फ्लोजिस्टन थ्योरी जो थी हमारे पास, वो हमारे पास 18th सेंचुरी की केमिकल पैराडिम थी। यानी कि फ्लोजिस्टन थ्योरी जो थी वो उस टाइम पे मानी जाती थी 18th सेंचुरी के अंदर। इसने कहा था कि फायर लाइक एलिमेंट लाइक फ्लोजिस्टन वर रिलीज ड्यूरिंग कंबस्टन। वो कहता था ये जो आग दुनिया में लगती है इसके अंदर जो इसके पीछे वजह फ्लोजिस्टन है। लेकिन बाद में ये जो चीज़ थी कि कंबस्टन प्रोसेस से हमारे पास साबित हुई थी, यानी कि फ्लोजिस्टन नहीं होता, वो कंबस्टन होता है। उस टाइम पे यही माना जाता था, पुराना दौर था, पुराने लोग सन, वो यही कहते सन कि जिन होता है, वो जिन का नाम फ्लोजिस्टन है। ठीक है, कि आग लगती है तो पीछे कौन है? फ्लोजिस्टन है। वो कहते थे कि जो आग लगती है इसके पीछे फ्लोजिस्टन है। साइंटिस्ट कहते थे, जिन बाबों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी बाबों की, वो नहीं कहते थे बेचारे, उस टाइम पाकिस्तान के थे 18th सेंचुरी में। लेकिन वो नहीं, यानी कि जो साइंसदान थे उस टाइम पे वो कहते थे फ्लोजिस्टन होता है जो इसके पीछे आग लगती है, जो आग लगती है दुनिया में इसके पीछे फ्लोजिस्टन है। लेकिन असल में कंबस्टन की वजह से होता है। यानी कि अगर तो ऑक्सीजन होगा तभी आग लगेगी, वरना नहीं लग सकती। इसी को कंबस्टन कहते हैं। समझ गए? MCQ नंबर 4 है, कहता है व्हाट डज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स क्या ऑर्गेनाइज करता है? तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास है, केमिस्ट्री की बुक के अंदर बना होता है। तो वो क्या करता है? वो हमारे पास एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यानी कि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, देन हीलियम आता है एटॉमिक नंबर 2, इस तरह से जाता रहता है। तो एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक नंबर, इसकी बेस पे वो जो है ना सबको ऑर्गेनाइज करके रखता है। MCQ नंबर 5 है, व्हाट डज अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल मीन इन साइंटिफिक रिपोर्टिंग। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब होता है साइंटिफिक रिपोर्टिंग के अंदर? देखो, जब 95% कॉन्फिडेंस है इसका मतलब है कि 5% शक है कि चीज़ इनकरेक्ट है। तो इसी का यही मतलब होता है कि 95% तो तुम कह रहे हो कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं, लेकिन 5% यहाँ से कि तुम्हारी बात गलत है। यही इसका मतलब होता है। MCQ नंबर 6 है, विच मॉडल ऑफ द एटम इंक्लूड्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस। कौन सा ऐसा मॉडल था जिसने कहा था कि कोई भी जो एटम है उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है? तो सबसे पहले ऐसा कौन सा मॉडल था जिसने ये बात कही थी? ऐसा मॉडल जो सबसे पहले था वो था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने कहा था कि दरमियान में कुछ ना कुछ है। उसने एक्सपेरिमेंट किया था ना, गोल्ड फॉइल, क्लास 9 में पढ़ा होगा। वो कहता था दरमियान में कुछ ना कुछ चीज़ है, दरमियान में कुछ ना कुछ भूत है, जो कि जब मैं ये जो रेज लगा रहा हूँ, मेरी जो रेज निकल रही हैं, ये बाउंस बैक हो रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ बिल्कुल सीधी जा रही हैं। तो वो कहता था दरमियान में कुछ ना कुछ है। भैया कौन कहता था? ये कहता था रदरफोर्ड का मॉडल कहता था। ओके, जो रदरफोर्ड इसको करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज रिपीटेबिलिटी इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रेफर टू। रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब होता है?
रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है सेम रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशंस, यानी कि तुम सेम काम कर रहे हो, सेम कंडीशंस में रख के कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब होता है रिपीटेबिलिटी, रिपीट से निकला है। यानी कि सेम काम, यानी कि तुम चावल बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, वही आग लगा के, वही पतीला यूज़ करके, वही प्याज टमाटर डाल के, वही गोश्त डाल के, वही मज़े मज़े का सालन बना के, तो तुम सेम काम कर रहे हो, तो सेम रिजल्ट आएगा, अच्छी बिरयानी बनेगी, वही वैसी की वैसी बिरयानी बनेगी अगर तुम सेम चीज़ों को यूज़ करोगे। तो रिपीटेबिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, सेम रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशंस। रिप्यूट आगे है जी, व्हाट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर? रिप्रोड देखा, वर्ड फंस जाता है एकदम। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे लेकिन डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, यानी कि आप लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करोगे लेकिन बार बार सेम रिजल्ट आए। यानी कि समझो कि पहले तुम लोग जो है ना चावल बना रहे थे पाकिस्तान के अंदर, फिर तुम जो इंग्लैंड के अंदर बनाओ, ठीक है, किसी और बर्तन में बनाओ, किसी और चीज़ के अंदर बनाओ, फिर तुम यूरोप चले जाओ, वहाँ पर जाके भी बिरयानी बनाओ, किसी और बर्तन में बनाओ, तो सेम रिजल्ट आएगा, बिरयानी तो बनेगी। उसका मतलब होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब तेज़ बोला मैंने, फ्लुएंट इंग्लिश है भाई मेरी, लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, निकलता नहीं है ना। फिर है व्हाट पैराडिम रिप्लेस द फ्लोजिस्टन थ्योरी। कौन सा पैराडिम आया, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने फ्लोजिस्टन थ्योरी को रिप्लेस किया? तो हमने अभी अभी बताया कि थ्योरी ऑफ कंबस्शन आई, उन्होंने कहा ये भूत नहीं होता, फ्लोजिस्टन कोई भूत नहीं है जो आग के अंदर होगा। उन्होंने बोला ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है, कंबस्शन की वजह से लगती है, ऑक्सीजन होगा तो आग लगेगी, तो थ्योरी ऑफ कंबस्शन ने उसको रिप्लेस कर लिया था। विच प्रॉपर्टी डज द पीरियोडिक टेबल हेल्प टू प्रिडिक्ट। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि पीरियोडिक टेबल हमारी मदद करता है कि हम ढूंढ पाएँ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी कि हर प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को जो है ना हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल जो मदद करता है कि हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ कि ये क्या है और क्यों है और कैसे है। समझ गए? तो ये MCQs थे 10 के 10 हम लोगों ने क्लियर कर लिए, अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब आगे चलते हैं, आगे चलें। आगे हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इनको डिस्कस करना है फुल डिटेल में। ये क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसने हमें दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। चलो फिर स्टार्ट हो जाए। ओके, ये क्या हो गया, इधर इतनी जन आ गया, ये देखो ये क्या हो गया भाई साहब, मुझे तो लग रहा था भी जन आ गया। ओके, अच्छा जी, पहला हमारे पास जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास चेंज नहीं होता, यानी कि मास तबाह नहीं होता, कंजर्व रहता है, उसका क्या मतलब है? तो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल्स द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी कि तुम लोग रिएक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर तुम लोग कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है ना रिएक्टेंट्स यूज़ करें, यानी कि 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो आपस में मिलेंगे, उसके नतीजे में हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट आएगा, पी फॉर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि जितना मैस इन दोनों का था उतना ही इस प्रोडक्ट का होगा, चेंज नहीं होगा, कहीं पर गायब नहीं हो जाएगा कोई मैस। यानी कि इन दोनों का अगर 5-5 किलो था तो यहाँ पर 10 किलो आना चाहिए, ये नहीं कि 3 किलो उड़ गया, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि मैस ना क्रिएट हो सकता है दुनिया के अंदर कोई और, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, जितनी चीज़ें हैं वो पहले से हैं, उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करके हम लोग कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। ये नहीं है कि मैं जो हूँ ना एक अलहदा से चीज़ बना लूँगा, अलहदा से नहीं बना सकता। तो जो चीज़ें कायनात के अंदर है मैं उन्हीं को यूज़ कर सकता हूँ भाई, और कुछ ना कुछ ला सकता हूँ। सोना मैं नहीं निकाल रहा, सोना पहले से है, मैं उसको डिस्कवर कर रहा हूँ। हीरे मैं नहीं निकाल रहा, हीरे हैं, मैं उसको डिस्कवर कर रहा हूँ खाली। तो यही बात है हमारे पास इसके अंदर। और सेकंड हमारे पास जो है इसके अंदर शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। Empirical evidence obtained through observation or experimentation supports or refutes scientific theories. Empirical evidence क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसका ये हमारे ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आता है, यानी कि हम लोग कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। ये या तो किसी चीज़ को सपोर्ट करेगा, किसी आइडिया को कि हाँ ऐसे होता है क्योंकि हमने वो चीज़ ऑब्जर्व किया या उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, या रिफ्यूट करेगा। रिफ्यूट का मतलब होता है कहना है कि नहीं ये ऐसे नहीं है। साइंटिफिक थेरीज को रिफ्यूट भी तो किया जा सकते हैं, कोई थेरी अगर आज पेश की है, अगर मैं उससे अच्छी थेरी ले आऊँ कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो वो क्या कि रिफ्यूट हो जाएगी, यानी कि उसको मैं उसको झूठा साबित कर सकता हूँ। इट इंश्योर्स कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा रादर देन अजम्पशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी कंक्लूजन निकलता है किसी भी चीज़ का, कोई भी एक कंक्लूजन की उर्दू क्या होती है, कंक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एंड सोल्यूशन जो निकलता है, एंड रिजल्ट जो निकलता है वो क्या है कि वो हमारे पास एक्चुअल डाटा के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैं ख्वाबो ख्यालों में जम्पशंस में कह दूं कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। साइंस के अंदर ऐसे नहीं चलता, साइंस के अंदर एक्चुअल डाटा चलता है। साइंस के अंदर ऐसे नहीं होता मुझे ख्वाब आई थी, ख्वाब नहीं आई थी बेटा जी, यहाँ पर तुमने एक्चुअल डाटा देना है। यहाँ पर जम्पशंस अपने ख्यालात नहीं तुम लोग बता सकते, अपने ख्यालात के बारे में नहीं कह सकते कि मेरे ख्याल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तुमने एक्चुअल डाटा देना है, यहीं पर तो फंसते हैं फिर लोग।
इसलिए तो हम लोग आगे नहीं है साइंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल डेटा देने की बात है। कहानियों में तो हम लोग बड़े तेज हैं, अजम्पशंस तो हम लोग बड़े बड़े क्रिएट कर लेते हैं, जिन आया है, भूत आया है, ठीक है, वो अजम्पशंस हैं, जबकि एक्चुअल डाटा में फंस जाते हैं। ओके, गॉट इट। आगे है डिस्क्राइब द पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन साइंस। पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में बताओ, बताओ इसकी इंपॉर्टेंस क्या साइंस के अंदर। तो देखो, अभी अभी हम लोगों ने बात की है, जो पीयर रिव्यू प्रोसेस इन्वॉल्व एवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक वर्क बाय एक्सपर्ट बिफोर पब्लिकेशन। यानी कि आप लोगों ने कोई ना कोई चीज़ इजाद की, आपने कोई ना कोई चीज़ बताई है, तो आपके दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, दूसरे जो आपके फेलोज हैं, वो क्या करेंगे, इस चीज़ को एवेल्युएट करेंगे, देखेंगे क्या वाकई सच है या नहीं। इससे पहले कि आपका काम पब्लिश हो जाए, दुनिया को पता चल जाए, वो चीज़ों को जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि हाँ ऐसा ही है जिस तरह ये कह रहा है। इट इंश्योर द वैलिडिटी, वो बताता है कि वाकई चीज़ वैलिड है, जो चीज़ तुम लोग कह रहे हो, हमें कहानियाँ सुना रहे हो। एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी भी है, एंड ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च, क्या वो चीज़ ओरिजिनल है जो तुम कह रहे हो। हेल्पिंग टू मेंटेन क्वालिटी एंड ट्रस्ट इन साइंटिफिक फाइंडिंग, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि सारों ने उसके ऊपर टिक कर दिया कि हाँ वाकई ऐसा है, उन्होंने हमारी चीज़ पढ़ी है, रिसर्च पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट किया दोबारा से, और ट्रस्ट बढ़ता है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, हमारा साइंटिफिक फाइंडिंग्स के अंदर कि वाकई ऐसा है। वो लोग हमारी साइंटिफिक रिसर्च को, हमारे दूसरे पीयर्स जो हैं, हमारे दूसरे फेलोज जो हैं साइंटिस्ट, वो देखते हैं कि हाँ वाकई ये सच बोल रहा है, इसकी बात सच है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए। हाउ डिड द फ्लोजिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन कंबस्टन। फ्लोजिस्टन थ्योरी ने कंबस्टन को किस तरह से एक्सप्लेन किया। द फ्लोजिस्टन थ्योरी सजेस्टेड दैट अ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लोजिस्टन वाज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग। फ्लोजिस्टन थ्योरी कहती थी कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है फ्लोजिस्टन नाम का, जो कि रिलीज होता है जब आग लगती है। इट क्लेम्ड दैट कंबस्टिबल मटेरियल्स contain phlogiston which escaped into the air when the material burned। वो कहता था कि फ्लोजिस्टन निकलता है जब आग लगती है, हवा के अंदर निकलता है, ये फ्लोजिस्टन होता है। तो यही कहती थी फ्लोजिस्टन थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के मॉडल ने ऐसा क्या किया। रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये बहुत अच्छा काम किया था रदरफोर्ड के मॉडल ने, हम लोगों को बताया था कि जो हमारे पास कोई भी एक एटम है उसके दरमियान में क्या होता है, एक बड़ा ही डेंस किस्म का न्यूक्लियस होता है of the atom with electrons orbiting around it, electrons जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं शेल्स के अंदर, इसके साथ साथ इसके साइडों पर न्यूक्लियस के। दिस मॉडल हेल्प्ड एस्टैब्लिश द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस मॉडल ने बड़ी मदद की कि हमारे पास मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग आया एटॉमिक स्ट्रक्चर की, कि वाकई ही ऐसा होता है। हाउ डज द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो ऑर्गेनाइज करता है एलिमेंट्स को। द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर and groups them based on similar chemical properties। periodic table में क्या होता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, पहले तो वही बात है, हाइड्रोजन आता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, और फिर ग्रुप्स के अंदर चीज़ों को डाला होता है, यानी कि ग्रुप 1 वाले जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ग्रुप 2 वालों की सेम है, ग्रुप 3 वालों की सेम है, ग्रुप 4 वालों की सेम है, 7 तक होते हैं, तो सबकी अलग अलग होती है। ग्रुप 1 वालों की एक जैसी होती है, ग्रुप 2 वालों की एक जैसी होती है, ग्रुप 3 वालों की एक जैसी होती है। सो यही होता है, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि जो हमारे पास ग्रुप सेम ग्रुप वाले होते हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है, यानी कि उनके आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ग्रुप 1 वाले हैं उन सब के आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ग्रुप 2 वाले हैं तो 2 आएगा। इस तरह से काम चलता है। वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल। गॉट इट। डिफाइन साइंटिफिक पैराडिम विद एन एग्जांपल। साइंटिफिक पैराडिम के बारे में बताओ एक एग्जांपल के साथ। A scientific paradigm is a widely accepted theory or framework that guides research and understanding। साइंटिफिक पैराडिम का मतलब होता है एक दुनिया के अंदर मानी जाने वाली थ्योरी, जिसको हर कोई मानता है क्योंकि उसके पीछे रिसर्च हुई होती है, उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि द एटॉमिक थ्योरी सर्व्स एज अ पैराडिम इन केमिस्ट्री बाय एक्सप्लेनिंग मैटर स्ट्रक्चर। एटॉमिक थ्योरी हम लोगों के पास एक पैराडिम है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक्सप्लेन करती है कि मैटर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये साइंटिफिक पैराडिम है, पैराडिम की एक एग्जांपल है। पैराडिम का मतलब होता है फंडामेंटल चीज़, ठीक है, ये कि जो है ही है, सच है। व्हाट डज अ कॉन्फिडेंस लेवल इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिकेट। कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, वो हम लोगों को क्या बताता है। कॉन्फिडेंस लेवल इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन रिजल्ट्स। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना सच है। फॉर एग्जाम्पल 95% कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स देयर इज अ 95% चांस ऑफ द रिजल्ट इज एक्यूरेट एंड ओनली 5% चांस इट इज ड्यू टू रैंडम एरर। 95% कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब है कि 95% चांस है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ 5% चांस जो कि बचते हैं 100 में से, इसका मतलब होगा कि कोई ना कोई एरर है इसके अंदर, यानी कि 95% श्योर है बंदा।
ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट्स। अब सही बोल गया वैसे मैं ना, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट्स। देखो, रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि सेम रिजल्ट आएंगे सेम कंडीशंस की वजह से, सेम बंदा अगर करेगा तो। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि एक तरह के रिजल्ट आएंगे, बेशक तुम लोग डिफरेंट तरीकों से करो और डिफरेंट लोग करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएंगे। अफ्रीका में बैठ के कोई कर रहा है, इंग्लैंड में कर रहा है, पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, सेम रिजल्ट आएंगे। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि सेम रिजल्ट आएंगे, सेम कंडीशंस में आएंगे, लेकिन सेम बंदा करेगा तो आएंगे। ओके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब यह है कि एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप दूसरे लोग करें दूसरे मेथड के साथ तो भी, यानी कि तुम अगर छोटे ओवन के अंदर पिज़्ज़ा बना रहे हो तो भी पिज़्ज़ा बनेगा, बड़े ओवन के अंदर बना रहे हो तब भी, अली बना रहा है तो भी पिज़्ज़ा बनेगा, शेब बना रहा है तो भी पिज़्ज़ा बनेगा, अहमद बना रहा है तो भी पिज़्ज़ा बनेगा। लेकिन रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब है कि सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन सेम बंदा करेगा और सेम कंडीशन में करेगा तब। गॉट इट? जादू नहीं है इसके पीछे, खाली थ्योरी है ये कैसे होगा। ये नहीं है कि दूसरा बंदा करेगा तो नहीं आएगा, खाली ये चीज़ है कि अगर एक बंदे ने किया तो रिपीटेबिलिटी है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी तब है कि जब बहुत ज़्यादा लोगों ने कर लिया। तो वाई इज स्केप्टिसिज्म इम्पॉर्टेंट इन द साइंटिफिक कम्युनिटी? स्केप्टिसिज्म हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट होता है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर? Skepticism encourages scientists to question and test claims before accepting them. Skepticism हमारे पास साइंटिस्ट को कहता है कि चीज़ों को क्वेश्चन करो कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, और टेस्ट क्लेम्स, और कुछ ना कुछ क्लेम्स करने से पहले, कि एक्सेप्ट करने से पहले वो क्वेश्चंस करें चीज़ों को कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, वो बार बार पूछें उससे। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उस थ्योरी के अंदर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई बियास है, बियास का मतलब होता है कोई चीज़ गलत हो गई, कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, और प्रमोट करता है रिगरस वैलिडेशन को, यानी कि एक तरफ की नहीं बल्कि हर तरह की वैलिडेशन को। ये नहीं कि सिर्फ उस बंदे ने ऐसा सोचा, ऐसा किया तो उसका रिजल्ट आया। रिगरस का मतलब है कि हर दूसरा दिमाग जो है वो क्या उसके बारे में सोच रहा है, कैसा जवाब दे रहा है। ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग, यानी कि जो चीज़ उस बंदे ने फाइंड की उससे और सवाल करो, और चीज़ें उससे पूछो ताकि पता चले कि कितना सच है, कितना झूठ है, कितने पानी में है वो, तो एरर तो नहीं है उसमें। ओके, तो ये थे हमारे पास इसके अंदर सारे जो हम लोगों ने इसमें चीज़ें थी हम लोगों ने देख ली हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सवाल गायब है? नहीं, 10 के 10 ही हैं। ओके गुड, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। मैं तो दोबारा देख रहा हूँ कि बाकी देख लिए हैं या नहीं देख लिए। हाँ, देख लिए, सारे देख लिए, 10 के 10 देख लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले में कहता है डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम द फ्लोजिस्टन थ्योरी टू द ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबस्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन केमिस्ट्री। कि किस तरह से फ्लोजिस्टन, लोग पहले सोचते थे कि फ्लोजिस्टन रिलीज होता है थ्योरी से, फिर ऑक्सीजन के बारे में सोचने लगे कि ऑक्सीजन वाकई आग की वजह बनती है कंबस्शन की, और इसका केमिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में बताओ। द फ्लोजिस्टन थ्योरी developed in the 70th and 80th centuries, 70th और 80th के अंदर हमारे पास फ्लोजिस्टन थ्योरी बनी थी। propose that a fire like substance, ये आग की तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसको फ्लोजिस्टन कहते हैं, वो रिलीज होता है कंबस्शन के अंदर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स दैट बर्न्ड वर थॉट टू लूज फ्लोजिस्टन टू एयर, कि जो मटेरियल्स जलते हैं उसकी वो इस वजह से जलते हैं क्योंकि उनमें से फ्लोजिस्टन निकलता है हवा के अंदर। दिस थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड अंटिल एंटोइन लेवोइसियर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन द लेट 80th सेंचुरी। ये थ्योरी बहुत तक मानते थे लोग जब तक हमारे पास ये इस नाम का बंदा, नाम इधर बड़ा औखा है, एंटोइन लेवोइसियर ने एक्सपेरिमेंट किया 80th सेंचुरी के अंदर। उसने क्या कहा, उसने क्या देखा? लेवोइसियर demonstrated that combustion required oxygen and that the mass of the products increased due to the addition of oxygen। और उसने ये देखा कि हमारे पास कंबस्शन में, यानी कि जो आग लगती है उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है, और मैस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारे पास आग बढ़ जाती है अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ही शोड दैट मेटल्स गेन्ड मैस, उसने शो किया कि जो मेटल्स हैं उनका मैस बढ़ गया व्हेन दे बर्नड बिकॉज दे वर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, तब जब वो उनके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही थी। नॉट लूजिंग फ्लोजिस्टन, और वो लोग फ्लोजिस्टन नहीं निकाल रहे थे, फ्लोजिस्टन लूज नहीं कर रहे थे, जबकि क्या है कि ऑक्सीजन उनके साथ मिल रही थी। इसकी वजह से वो लोग जो हैं हमारे पास वो ज़्यादा जलना शुरू हो गए मेटल्स। देखेंगे फ्लोजिस्टन तो कोई काम नहीं सी, सारी गल सी ऑक्सीजन दी। The oxygen theory of combustion replaced the phlogiston theory and marked a paradigm shift in chemistry। तो ये ऑक्सीजन की थ्योरी आई, इसने हमारे पास क्या किया, कंबस्शन को रिप्लेस कर लिया। ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबस्शन ने रिप्लेस कर लिया फ्लोजिस्टन थ्योरी को, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि देखो कहाँ से कहाँ चीज़ पहुंच गई। पहले लोग फ्लोजिस्टन सोचते थे, फिर लोग ऑक्सीजन के बारे में सोचने लगे कि हाँ ये ऑक्सीजन होता है, फ्लोजिस्टन नहीं होता। इट एस्टैब्लिश द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड केमिकल रिएक्शन। इसी ने हमारे पास मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग रखी ऑक्सीडेशन की, यानी कि किस तरह से हमारे पास आग के साथ चीज़ें मिलकर जो है वो आग बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग बनती है, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इस ट्रांजिशन ने हमारे पास फाउंडेशन रखी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की,
एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न केमिकल नोमेनक्लेचर एंड स्टोइकियोमेट्री के बारे में भी इसने हमारे बारे में बताया कि हमारे पास मैस कंजर्व रहता है और हमारे पास जो है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न केमिकल नोमेनक्लेचर नहीं कि नए मॉडर्न केमिकल के बारे में बताया कि हाँ इस तरह से काम चलता है। और स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताया। स्टोइकियोमेट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल्स के अंदर वो किस तरह से काम करते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स फ्रॉम द प्लम पडिंग मॉडल टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कि हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स डिफरेंट, पहले प्लम पडिंग मॉडल जो था वो क्या था, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, किस तरह से काम चला, तो वो बताओ। द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो प्लम पडिंग मॉडल जे डॉट थॉमसन ने 1897 के अंदर दिया। इसने क्या कहा, प्रपोज आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तब आया जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था। इसने क्या कहा, इट डिस्क्राइब्स द एटम एज अ पॉजिटिवली चार्ज पडिंग। इसने कहा जो एटम है वो एक पडिंग है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन। और इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होते हैं, वो इसके अंदर धसे हुए हैं। ऐसा नहीं था एम्बेडेड नहीं थे, वो साइडों पर होते हैं बाय द वे, लाइक रेजन्स इन द पडिंग। ऐसा जिस तरह से रेजन्स जो हैं वो पडिंग के अंदर घुसे हुए होते हैं। ये कोई डिश का नाम है। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन मैनी एटॉमिक फिनोमेना। इस मॉडल ने बहुत से फिनोमेना के बारे में बताना गुरेज नहीं किया क्योंकि नहीं बता पाया था, इस वजह से ही खराब था मॉडल, अच्छा नहीं था। आगे आया रदरफोर्ड मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम था, 1911 के अंदर इंट्रोड्यूस आफ्टर द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसने किया था, आप लोगों को पता होगा, जिसने हमें बताया था कि एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। के एटम के अंदर एक स्मॉल डेंस किस्म का न्यूक्लियस होता है दरमियान में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के साइडों पर। और ये मॉडल लेकिन ये जो मॉडल था हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया था कि ये एटम स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है, किस तरह से एक एटम स्टेबल है, या एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रा बड़े मज़े की एक चीज़ है। एमिशन स्पेक्ट्रा का सिर्फ ये मतलब होता है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो काम कर रहा है। फिर बोर का मॉडल आया 1913 के अंदर रदरफोर्ड के बाद। इसने इम्प्रूव किया रदरफोर्ड मॉडल को। इसने कहा कि जो ऑर्गेनाइज ऑर्बिट्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं प्रॉपर बने हुए हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, प्रॉपर ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं ये लोग। और इलेक्ट्रॉन जंप कर देते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर, यानी कि हर एक शेल का अपना एनर्जी लेवल होता है। इसका कुछ और होगा, इससे आगे कोई एक और शेल है उसका अपना एक एनर्जी लेवल होगा, उसके बाद किसी का अपना एनर्जी लेवल होगा। और बताया कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, यानी कि एक एटम किस तरह से बाहर निकल सकता है, किसी और के साथ रिएक्शन कर सकता है। स्टिल इट वर्क ओनली वेल फॉर हाइड्रोजन। लेकिन ये जो था सिर्फ हाइड्रोजन के लिए काम किया था बोर का मॉडल, बाकी किसी भी के ऊपर नहीं चल पा रहा था ये, ठीक है। देखो बड़ी गौर से बात सुनो, मैं ज़रा रंग चेंज करता हूँ ताकि तुम लोगों को नज़र सही आए। देखो एक आप लोगों के पास न्यूक्लियस है दरमियान में, ठीक है, बड़े गौर से सुनना। इसके साइडों पर शेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शेल्स हैं। ये एक शेल बना लिया मैंने, समझो एक और बना लिया, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल है ना उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस पहले वाले के ऊपर। न्यूक्लियस का इस वाले के ऊपर होल्ड कम है जो दूर है उससे, ठीक है। अब जो जितना करीब है यानी कि वो उतना मुश्किल से बाहर निकल सकता है इलेक्ट्रॉन, जो जितना दूर है वो उतने आराम से बाहर निकल के साथ किसी और के साथ जो है ना बॉन्ड बना सकता है। समझ आई है? तो ये हमारे पास होता है, यानी कि हर एक का एनर्जी लेवल अलग है हर एक ऑर्बिट का। फिर है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि हमारे पास 1926 के अंदर आया था। दिस इज द करंट मॉडल, ये अभी तक यूज हो रहा है। ये कहता है ट्रीट इलेक्ट्रॉन्स एज वेव लाइक एंटिटीज एंड यूजेस प्रोबेबिलिटी टू डिस्क्राइब देयर लोकेशन ऑन ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एज अ वेव लाइक एंटिटीज लेता है, यानी कि ये वेव है। ये कहता है कि क्लाउड्स की फॉर्म में, शेल्स नहीं होते, ये कहता है क्लाउड्स होते हैं, यानी कि शेल्स नहीं बने हुए प्रॉपर। ये कहता है इस तरह नहीं होता। और कहता है ये बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सा किस ऑर्बिट में है, कौन सा किस पाथ में चला गया किस टाइम पे। और एटॉमिक बिहेवियर के बारे में ये ज़्यादा अच्छे से बताता है, यानी कि ये कहता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इसके अंदर कि वो कौन सा किस टाइम पे किधर चला जाए, इसके बारे में हम लोग को नहीं पता होता इस टाइम उसकी लोकेशन किधर है, कौन से ऑर्बिट में है वो, तो ये फिक्स नहीं होती है। ये कहता है ये मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड लॉन्ग है, एनालाइज हाउ द पीरियोडिक टेबल सर्व्स एज अ पैराडाइम इन केमिस्ट्री गाइडिंग रिसर्च एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कहता है हमारे पास बताओ कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से पैराडाइम है केमिस्ट्री की, यानी कि फंडामेंटल चीज़ है, और किस तरह से गाइडिंग रिसर्च है और डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास बहुत मदद करता है। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो साइंटिफिक पैराडाइम है, यानी कि ये साइंटिफिक साइंस के अंदर पैराडाइम का मुराद ये होता है कि फंडामेंटल चीज़ है दैट ऑर्गेनाइजेज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे पास एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रखता है। और हर ग्रुप के अंदर वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है।
इट्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट बिहेवियर। इसका स्ट्रक्चर हम लोग को बताता है कि एलिमेंट का बिहेवियर कैसा है, उनकी बॉन्डिंग आपस में कैसी है और रिएक्टिविटी कैसी है, आपस में कितना रिएक्शन करते हैं, ये चीज़ें वो हम लोग को बताता है। व्हेन डिमिट्री मेंडेलीव फर्स्ट प्रपोज द टेबल, जब पहली दफ़ा डिमिट्री मेंडेलीव, नाम से कोई इंडियन लगता है नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इसने हमारे पास जो सबसे पहले ये बनाया था हमारे पास टेबल सा, तो इसने क्या किया था, कुछ ना कुछ गैप छोड़ दिए थे एलिमेंट्स के लिए, यानी कि बाद में कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होते रहेंगे, तो इसने गैप छोड़ दिया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रिडिक्ट किया था कि ये ऐसे हो सकते हैं। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि गैलियम है, जर्मेनियम है, वो बाद में डिस्कवर हुए थे और उसकी प्रिडिक्शन के बारे में सच्चे साबित हुआ था। वो उस टाइम पे बैठ के ये प्रिडिक्शन कर रहा था कि यहाँ पर मैं थोड़े से गैप छोड़ रहा हूँ, ये बाद में कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर डिस्कवर होगा और ये यहाँ पर फिर लगा देना। यानी कि उसको इतना छोटी थी कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर उनके इंक्रीज हो रहे हैं, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है कुछ, जैसे गैलियम और जर्मेनियम थे, वो बाद में फिर जो है ना वो प्रिडिक्ट हुआ था कि हाँ ये वाकई यहाँ पर हैं। टुडे द पीरियोडिक टेबल गाइड्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू एलिमेंट। आजकल जो हमारा पीरियोडिक टेबल है हम लोग को न्यू एलिमेंट्स के बारे में बताता है, खास करके सुपर हैवी एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम हो गया, यूरेनियम से भी आगे के कुछ हैं, और ये केमिस्ट के बारे में प्रिडिक्ट करता है, केमिस्ट को हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि रिएक्शन कैसा होगा जब अगर एलिमेंट जो है ये रिएक्शन के अंदर गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, एटॉमिक रेडियस क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, और बहुत से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल बताता है हम लोगों को आज के दिन में कि ग्रुप के अंदर क्या होगा और पीरियड के अंदर क्या होगा। ठीक है, ग्रुप और पीरियड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या क्या होगा। ठीक है, पैराडाइम के तौर पे ये हम लोग एजुकेट करता है, रिसर्च करने में मदद करता है, केमिस्ट्री को मोर एक्सप्लोर करने में मदद करता है, साइंटिस्ट की मदद करता है ताकि वो लॉजिकल कंक्लूजन निकालें और केमिकल बिहेवियर के बारे में जो उनको नहीं पता वो जान पाएँ यूजिंग दिस टेबल। आगे हम लोग को कहता है एवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड प्रोग्रेस। सो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो दो एसेंशियल वेरीफाइंग साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे पास ट्रस्ट हमारे ऊपर बनाते हैं, बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिसर्च। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सेम रिजल्ट देगा, अगर बहुत दफ़ा हो, जितनी दफ़ा मर्जी हो, सेम कंडीशंस के अंदर और सेम रिसर्चर करे तो हम लोगों को सेम रिजल्ट देगा। तो हम लोग को ये कंफर्म करता है जो जो प्रोसीजर है वो कंसिस्टेंट है और डाटा रिलायबल है। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो हम लोग को इंश्योर करता है कि मुख्तलिफ रिसर्चर हों तब भी रिजल्ट सेम आएगा, बेशक डिफरेंट सेटअप यूज़ करें, डिफरेंट लोकेशन में बैठे हों, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें। ये कंफर्म करता है कि फाइंडिंग्स जो हैं वो आर्टिफैक्ट्स नहीं है किसी स्पेसिफिक कंडीशन की या बियासिस की, जो बंदा भी करेगा वो क्या है कि सेम रिजल्ट उसको देगा। तो ये प्रिंसिपल हम लोग को प्रिवेंट करता है साइंटिफिक फ्रॉड से, यानी कि कोई फ्रॉड नहीं है, यानी कि सेम बंदा कर रहा है तभी रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह से जोकर करते हैं सेम स्टेप्स तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ऐसा नहीं होता, वो कहता है जो बंदा मर्जी करे, जिधर मर्जी बैठ के करे, सेम रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से इसमें एरर्स निकालना भी आसान होता है और ट्रांसपेरेंसी में मदद करता है, यानी कि कोई भी चीज़ झूठ नहीं है, सच है, साफ शफाफ है। Journals and institutions require that methods to be documented clearly so others can replicate them. तो जर्नल्स जो हमारे पास होते हैं, यानी कि जो हमारे पास लिखे जाते हैं रिसर्च पेपर्स या इंस्टीट्यूशंस हो गए डिफरेंट, वो इन मेथड्स को आसानी से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ताकि इनको हम लोग कहीं पर भी रेप्लिकेट कर सकें, कहीं पर जहाँ दिल चाहे हम लोग जाके इसको एक्सपेरिमेंट कर सकें। फेलियर्स इन रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैन लेड टू रिट्रैक्शंस और लॉस ऑफ साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। अगर रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर कोई ना कोई एरर्स आते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो गया, कि गलत क्यों चीज़ हो गई। Their importance is especially high in fields like chemistry, medicine and environmental science। इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जो हमारे पास फील्ड है जैसे कि केमिस्ट्री की फील्ड हो गई, मेडिसिन की फील्ड हो गई, या हमारे पास जो एनवायरमेंटल साइंस की फील्ड हो गई। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो या हमारे पास जो है रिपीटेबिलिटी भी हो, ये दोनों चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर और हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर या किसी भी और जगह पर, ताकि हम लोगों के जो एरर्स हैं वो फॉल्स ना हो, हार्मफुल ना हो और हमारी चीज़ें सच्ची साबित हो। लास्ट हमारे पास इसके अंदर लॉन्ग और उसमें क्या था, डिस्क्राइब हाउ लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी आर एक्सप्रेस्ड एंड इंटरप्रेटेड इन साइंटिफिक रिसर्च, प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। कहता है बताओ कि किस तरह से हमारे पास कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी को हम लोग बताते होते हैं। तो देखो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल्स और अनसर्टेनिटी जो होती है हमारे पास, वो हमारी मदद करती है कि हमारा डाटा कितना रिलायबल है, कितना प्रिसाइज हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अगर 95%, इसका मतलब है कि हमारे 95% चांसेस हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ वाकई ये ठीक चीज़ है। 5%
50% चांसेस जो हमारे पास बचते हैं वो ये है कि हमारी चीज़ गलत हो सकती है। अनसर्टेनिटी क्वांटिफाइज द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो देखो अब 100 हमारा रिजल्ट आया, लेकिन हम लोग कहते हैं प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि या 0.2 ऊपर होगा या माइनस में, यानी कि 0.2 कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास डाटा अनसर्टेन नहीं है। प्लस माइनस इसके अंदर यूज़ करते होते हैं, यानी कि हमारे पास इतनी चीज़ गलत ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ गए? तो ये हमारे पास जो है ना दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, चाहे वो हमारे पास अनसर्टेनिटी हो या कॉन्फिडेंस लेवल हो, ये दोनों चीज़ें हमारे पास बहुत मदद करती है हमारे रिजल्ट को अच्छे से हैंडल करने में और हमारे डाटा को अच्छे से रिजल्ट करने में, और हमारे डाटा को ओवर इंटरप्रिटेशन से बचाती हैं और सपोर्ट करती है हमारे डिसीजन मेकिंग को रिसर्च में और इंडस्ट्री में कि हमारी चीज़ वाकई सच है, और हमारे रिजल्ट्स में बहुत मदद करती हैं दोनों चीज़ें। तो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया केमिस्ट्री का। इसकी एक्सरसाइज भी देख ली है, इससे पहले हम लोग इसको पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों ने 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट डिस्कस कर ली है, और इसी के साथ साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और बाकी भी जो लोग हमारे चैप्टर्स देख रहे हैं हमारे डिफरेंट बुक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सब हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको तरक्की दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।